हेलो हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट आपका सब्जेक्ट वाइज का पार्ट नंबर सेकंड है। ठीक है, और ऐसे हम बोलें तो पार्ट नंबर 7 होगा। ठीक है, पाँच पाँच पार्ट तक आपका मिक्स प्रैक्टिस सेशन किए थे और छठा पार्ट आपका आज के डेट में अपलोड हुआ है। ठीक है, और ये नेक्स्ट पार्ट है जो कि पार्ट नंबर 7 बोल सकते हैं या फिर सब्जेक्ट वाइज का पार्ट नंबर सेकंड है। ठीक है, आप लोग की राय से सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, देन लाइक करें, एंड देन चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त। ठीक है, क्योंकि हर हर तरह से मेहनत की जा रही है, हर एंगल से। चाहे आपको क्वेश्चन के बारे में हो, चाहे पीडीएफ के रिगार्डिंग हो, मतलब सारे चीज़ में आपको प्रोवाइड की जा रही है अच्छे तरीके से, वेल एंड तरीके से। लेकिन आपका एक यही काम है कि थोड़ा सा आप लोग चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, दिक्कत इस सेंस में होगा कि देखिए, कोई भी चीज़ जब आदमी इंसान अपने आप के लिए, अपना दोस्त के लिए, अपना भाई के लिए जब कुछ करता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी कुछ करें। ठीक है, तो बस आप लोग, बस कुछ करना नहीं है, आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, देन लाइक करें, क्योंकि फ़ायदा उसी से आप ही को होना है। ठीक है, आपको ही होना है फ़ायदा ओवरऑल मिला के देखा जाए तो। ठीक है, आपके लिए नए नए क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम किए जा रहे हैं। रिसेंट जितने भी रिसेंट में एग्जाम हुए हैं उस टाइप के, उस जो भी रिसेंट में पेपर हुए हैं उस पेपर से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है उस टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो सारे मतलब जितना भी बेहतर प्रयास करने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करें चैनल को। ठीक है, और बहुत ही जल्दी अपने मुकाम तक पहुंचा दें। उसके बाद देखिएगा कि आपको चैनल पे बहुत ही बेहतरीन कंटेंट, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे जितने भी रेस्ट में जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट। ठीक है, कोई भी कुछ नहीं मतलब है। ठीक है, कोई इसमें आपको पेड कोर्सेज से कुछ नहीं लेना देना है, ना ही कभी आपको पैसा के बारे में इस चैनल पे बोला जाएगा कि आप इस बैच को ले लीजिए, उस बैच को ले लीजिए। ठीक है, तो जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा कैसे होगा। ठीक है, सपोर्ट करें दोस्तों। बस आप लोग को पता है कि हम लोग क्लास शुरुआत करने से पहले 2 लाइन हम लोग ये करते हैं, उसके बाद हम लोग को क्लास की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त। ठीक है, 2 लाइन क्या है थोड़ा आप लोग देख लें। ठीक है, क्योंकि आप ही लोग का इस लाइन को बनाया गया है और आप ही लोग के लिए ही थोड़ा सा ये किया गया है। देखिए क्या है, अपने आप को इतना व्यस्त कर लो, अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि चिंता करने की समय ही ना मिले। ठीक है, ये जो बहुत ही बेहतरीन वर्ड है कि अपने आप को इतना ज़्यादा लीन कर दो ना कि हमको इस बार बीटीएससी जे में हमको एक सीट पक्का करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमको मतलब नहीं है। ठीक है दोस्त, एकदम देखिए, कोई भी चीज़ के लिए माइंड सेट और एकदम डेडिकेशन बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। ठीक है, तो बस अपने आप को इतना बिजी कर लेना पढ़ाई में, किसी और चीज़ में नहीं, दूसरे को टाइम देने में नहीं, अपने पीछे टाइम देने में। ठीक है, इतना आप मतलब इंगेज हो जाए ताकि आपके पास ना किसी भी दूसरे का ये करने का मन करे, ना और कुछ करने का मन करे, ना दोस्त के साथ घूमने का मन करे, और ना ही आपको कहीं जाने का मन करे। ठीक है, एक रूम में बंद हो जाए एकदम, बस 2 से 4 महीना, 4 महीना के अंदर आपको आप बीटीएससी जे के एग्जाम होने हैं। ठीक है, और उसके लिए आप बहुत ही बेहतरीन तरीके इस चैनल से आप लोग जुड़ जाए और एक सुनहरा अवसर का फ़ायदा उठाए। ठीक है, और कुछ करना तो है नहीं, पढ़ना है, नंबर ऑफ प्रैक्टिस रिवीजन करना है, क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, जितना ज़्यादा ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को पहले सारा तो कंडीशन पता है। ठीक है, चलिए बिना देरी के मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके बाद जो भी होगा हम लोग लास्ट में बात करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बताएं, थोड़ा कोशिश करें, उसके बाद फिर हम तो बताएंगे ही। थोड़ा पेन के कलर में चेंज कर लेता हूँ। बताएं, ये क्या है? एक्सरसेंसेस इन वुड मतलब क्या होता है? अपवृद्धि। ठीक है, अपवृद्धि इन वुड आप लोग पढ़े होंगे, डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल कन्वर्जन, टिम्बर में पढ़े ना, डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल कन्वर्जन। तो उसमें एक होता है क्या, बर्ल, बर्ल नाम सुने हैं ना, बर्ल, बर्ल डिफेक्ट।
हाँ, बर्ल डिफेक्ट आप लोग जानते हैं। देखिए इसका पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं, फिगर देख लेते हैं तो ज़्यादा हम लोग को क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने फिगर है। जब भी कोई टिम्बर, जब भी कोई पेड़ के यंग एज से, यंग एज जैसे ही पेड़ ग्रोथ करता हुआ रहता है, ग्रोथ करता हुआ रहता है, जब वो अब नॉर्मल ग्रोथ कर लेता है, तब उसी उसी टाइम अब इसके पेड़ में, ये देखिए पेड़ के जो ये पेड़ का होना चाहिए एक्चुअल में ये शेप, लेकिन एबनॉर्मल ग्रोथ के कारण यंगर एज में ही इसका एक डिफेक्ट हो जाता है, जो कि आपको दिखता होगा, एक ओवर टाइप का शेप हो जाता है। ठीक है, यंगरी एज में। ठीक है, यंगरी एज में एक बल्क टाइप का शेप हो जाता है पेड़ में, मतलब हाँ टिम्बर में बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग टेक्निकल से हैं तो टिम्बर भी, लेकिन देसी लैंग्वेज में अगर समझाया जाए तो ये पेड़ में होता है। ठीक है, पेड़ में जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, जो यंगर एज में ही हो जाता है ये डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को ही हम लोग बर्ल बोलते हैं। ठीक है, और इसी को दूसरा नाम बोला जाए तो एक्सरसेंसेज बोलते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, देखिए प्रीवियस में क्या है, देखिए एक्सरसेंसेज इन ए वुड मतलब अपवृद्धि इन अ टिम्बर। तो पहली बात की हम लोग देखते हैं कि डिफेक्ट वुड इन टिम्बर एकदम 100% है। ये डिफेक्ट तो हम लोग टिम्बर का ही पार्ट है, टिम्बर के ही हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या है कि फर्म ड्यू टू इंजीरियस इंजूरियस इन्फ्लेक्टेड ऑन टिम्बर व्हेन दे आर ग्रोइंग, एकदम सही है 100%। ठीक है, ये दोनों सही है। तीसरा देखते हैं क्या है कि डिफेक्ट, तीसरा ऑप्शन क्या है कि डिफेक्ट विच रेंडर वुड सुटेबल ऑन ए फायर वुड ओनली, एकदम नहीं, ऐसा कुछ नहीं इसमें बोला गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा, पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा एक्सरसेंसेस को ही और किस नाम से जाना जाता है, बर्ल के नाम से। आप लोग को बर्ल पता होगा कि बर्ल किसे बोलते हैं, लेकिन बर्ल को एक्सरसेंसेस बोलते हैं ये नहीं पता होगा। अगर पता होगा तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं पता हो तो आप लोग बगल में अपना जहाँ पर नोट्स बना है उसको और करके आप लोग लिख सकते हैं कि बर्ल इसी को बोला जाता है, और उसका डिफिनेशन आप लोगों को पता ही होगा डिफिनेशन क्या होता है। और यहाँ से भी आप लोग विथ फिगर के माध्यम से आप लोग समझ गए कि बर्ल क्या होता है, एक्सरसेंसेस क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए, ये तो हम लोग समझ गए। हाँ देखिए, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी फॉर विच क्रिस्टलिन टेस्ट, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर फ्रेश, कंडक्टेड ऑन ए फ्रेशली क्वेर्ड स्टोन बताएं। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट हम लोग स्टोन को स्टेन में ही करते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ स्टोन जो मतलब टाइप्स ऑफ टेस्ट क्या होता है स्टोन के लिए बताएं। टेस्ट ऑन स्टोन, टेस्ट टेस्ट ऑन स्टोन क्या क्या होता है भाई। फर्स्ट क्या आपका हो गया, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। इस फोटो को थोड़ा यहाँ कर दो, अच्छा रहेगा। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। ठीक है, दूसरा क्या होता है, बरेड टेस्ट, बरेड टेस्ट। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तीसरा जो होता है आपका क्या होता है, एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट। ठीक है, और चौथा आपका होता है सोलूबल टेस्ट। ठीक है, टेस्ट भी आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि प्रॉपर्टी फॉर विच क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन ए फ्रेशली क्वायर्ड स्टोन। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट जो हम लोग करते हैं ये क्या होता है, ये क्या डिटरमाइन करता है, किसी भी स्टोन पे हम लोग जो टेस्ट करते हैं क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट, या इस टेस्ट से हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, इस टेस्ट से हम लोग यह डिटरमाइन करते हैं कि स्टोन का ड्यूरेबिलिटी क्या होगा। टू डिटरमाइन डिफाइंड ऑफ अ ड्यूरेबिलिटी, कि टिम्बर स्टोन का ड्यूरेबिलिटी क्या है, स्टोन का ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, और जो और इसका जो एक स्पेसिफिक एक स्पेसिमेन लेते हैं। ठीक है, मतलब क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट मतलब स्टोन का कुछ पार्ट हम लोग लेते हैं, जो कि 500 × 50 × 50 सेंटीमीटर का कोई स्पेसिमेन होगा। उस स्पेसिमेन को डुबा के किसमें, आपका सोडियम सिलिकेट में डुबा के रखा जाता है। ठीक है, डुबा के रखा जाता है, और डुबा के रखने के बाद मतलब उसके सॉल्यूशन में, सोडियम सिलिकेट के सॉल्यूशन में इस क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट का स्टोन का जो एक चिप्स होता है,
जिसका साइज कितना है 50x50 सेंटीमीटर, ठीक है। उस चिप्स को क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट में क्या था आपका, सोल्यूशन में डुबाया जाता है, ठीक है। इमर्ज किया जाता है कब तक, 14 से 16 घंटा तक, ठीक है। उसके बाद उसको वहां से निकाल दिया जाता है, ठीक है। और उसका टेम्परेचर क्या होगा, एट ए रूम टेम्परेचर पर उसको इमर्ज करके रखा जाता है और फिर उसको निकाला जाता है। देन देखा जाता है कि उसका कुछ जो वेट होता है, वेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। पहले के वेट में और इनिशियल वेट में और फाइनल वेट में कुछ चेंजिंग होता है, ठीक है। तो वो जो चेंजिंग होता है W2 - W1, इसका एक फार्मूला भी होता है, लॉस ऑफ वेट। या फिर हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन वेट। क्या होता है, W2 - W1, या फिर W1 - W2। W1 क्या था, W1 था कि शुरुआत में जो हम वेट किए थे, ठीक है। शुरुआत में जो जिसमें हम लोग मतलब उस सॉल्यूशन में इमर्ज करने से पहले जो हम वेट कर लेते हैं कितना वेट था, उसके बाद इमर्ज करने के बाद जब हम लोग एट ए रूम टेम्परेचर उसको हम लोग ये करते हैं, और जब हमको निकालते हैं सर्टेन कुछ दिनों के बाद, तब देखा जाता है कि उसका तब वेट इसका कितना होगा, ठीक है। तब वेट इसका कितना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट हो गया ये, ठीक है दोस्त। बरड टेस्ट क्या होता है, बरड टेस्ट, इससे हम लोग क्या चेक करते हैं, फ्रोस्ट रेसिस्टेंस, ठीक है। फ्रोस्ट रेसिस्टेंस टू डिटरमाइन दी फ्रोस्ट रेसिस्टेंस, क्या फ्रोस्ट रेसिस्टेंट मतलब ठंड का प्रतिरोध, ठंड जो होता है ठंड का प्रतिरोध को जांच करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, बरड टेस्ट टू डिटरमाइन टू चेक फ्रोस्ट रेसिस्टेंस, ठीक है। ठंड का प्रतिरोध जांच करने के लिए, ठीक है। अब आपका एसिड टेस्ट हो गया। आपका एसिड टेस्ट क्या है, या मौसमी, इसे हम लोग बोल सकते हैं, इसके हिंदी में क्या हो सकता है, वेदरिंग रेसिस्टेंस, ठीक है। टू चेक वेदरिंग रेसिस्टेंस, वेदरिंग वेदरिंग रेसिस्टेंस, ठीक है। मौसमी घटनाएं का चेक किया जाता है, ठीक है, एक स्टोन के पार्ट पे, ठीक है, कि उस पर मौसमी घटनाएं क्या क्या उस पर वो इफेक्ट करता है, उसको क्या इफेक्ट करता है क्या नहीं इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका 4 अलग अलग ऑप्शन, ठीक है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, भी क्रिस्टलाइजेशन ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएं कि विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द मोटर हैविंग बल्क डेंसिटी कितना होता है, हैवी मोटर का, हैवी मोटर बल्क डेंसिटी ग्रेटर देन 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, फर्स्ट। ये आपका हैवी मोटर हो गया। इसी का लाइट वेट मोटर, दूसरा क्या होता है, लाइट वेट मोटर बल्क डेंसिटी लेस देन 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ क्या बोल रहा है, द मोटर हैविंग बल्क डेंसिटी ऑफ 35 किलो न्यूटन मोर इज नोन एज हैवी मोटर। एकदम ये क्या है, गलत है, गलत है ना। हमको 15 ही हम लोग क्या पढ़े, 15 होता है हैवी मोटर का बल्क डेंसिटी कितना होता है, ग्रेटर देन 15, लेकिन यहाँ बोला कि 35, जो कि सरासर गलत है। दूसरा, द मोटर हैविंग द मोटर हैविंग बल्क डेंसिटी लेस देन 5 किलो न्यूटन, उसे क्या बोल रहा है कि ये लाइट वेट मोटर है, जो कि सरासर ये गलत है। लाइट वेट मोटर 15 से कम होना चाहिए, और हैवी मोटर का बल्क डेंसिटी 15 से ज़्यादा होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हैवी मोटर। और 15 से कम होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट वेट मोटर, ठीक है। यहाँ लेकिन दोनों ऑप्शन ये गलत है, नाइदर ए एंड नॉर बी, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, ठीक है, डी इज ए राइट आंसर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, क्या क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ आस्क एज पर IS 3812 पार्ट नंबर 1 2013, विच इज प्रिपेयर फ्रॉम ए फ्लाई आस्क और ए बॉटम आस्क और बोथ मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन। मतलब कोई एक फ्लाई आस्क, उस फ्लाई आस्क का नाम बताएं जो जो बॉटम में, जो उसको तैयार किया जाता है बॉटम में, ठीक है, बॉटम मस्क और बोथ बॉटम मस्क
ठीक है। फ्लाई एश को एक कोई भी एनी प्रोपोर्शन पे उसको मिक्स किया जाता है, ठीक है। मिक्स करने के बाद उसे क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है एंड कन्वे और कैरिड इन ए ड्राई फॉर्म, उसे ड्राई फॉर्म और उसे जमा किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोई भी एक अस्क है, ठीक है, समझिए क्वेश्चन समझिए, फ्लाई अस्क या फिर बॉटम अस्क, ठीक है, या फिर ये दोनों को एक किसी भी अनुपात पे मिक्स किया जाता है, ठीक है। दोनों को मिक्स कर लिए, मिक्स करने के बाद इसे ड्राई मतलब इसे सुखाया जाता है। इस अस्क को सुखाने के बाद इसे कहीं डिपॉजिट किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माउंड माउंड अस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माउंड अस्क बोलते हैं, ठीक है। बस सेम कंडीशन से आपका पाउंड अस्क क्या होता है, पाउंड अस्क भी उसी तरह होता है कि फ्लाई अस्क मतलब फ्लाई अस्क हो गया और आपका बॉटम अस्क गया, दोनों को किसी भी एक अलग अलग प्रोपोर्शन पे, सेम प्रोपोर्शन, सॉरी एनी प्रोपोर्शन में कोई भी एक निश्चित अनुपात में मिलाने के बाद उसे सुख, यहाँ क्या बोलता है, इसमें क्या, इसमें जो बोल रहा है कि सुखाया जाता है, लेकिन इसमें जो बोलता है, इसमें क्या बोलता है कि किसी भी आपका, ठीक है, इसमें क्या था आपका, आपका जो पौंडस होता है, पौंडस क्या होता है कि फ्लाई अस्क और आपका बॉटम अस्क दोनों को किसी भी देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है, मिक्स कर लिए दोनों को, फ्लाई अस्क को और बॉटम अस्क को, और उसे किसी भी तालाब में, तालाब के किनारे जमा किया जाता है, ठीक है, जमा किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पौंडस्क बोलते हैं, पौंडस्क बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हो गया कैरी इन फॉर्म ड्राई 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 डिपोजिट ड्राई, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, माउंट डस्क बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों दोनों ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताएं, ये इजी क्वेश्चन है, बताने की जरूरत है क्या। एक्सीलरेटर क्या होता है, हाँ, सेटिंग टर्म को बढ़ा होता है, उसमें कौन सा उसका केमिकल कंपाउंड होगा, कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए डी, सॉरी ऑप्शन नंबर क्यू, डी का क्यू कहाँ है जी, डी का क्यू ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि सुपर प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर क्या होता है, सल्फोनेटेड मेलानिन, ऑप्शन नंबर सी का पी, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा कि सल्फोनेटेड मेलानिन किसका कौन से एडमिक्सचर का वो ये है, केमिकल है। और आपका एसिलेटर, आपको एसिलेटर का पता होगा तो पहले आप लोग इसको लगा ले, देन आपको अगर सब सुपर प्लास्टिसाइजर का पता है तो लगा सकते हैं। अगर ये नहीं पता है तो आप लोग एयर इंटरनिंग एजेंट का भी आपको जो याद होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। इसका जो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर दोस्त, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताएं, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कैरिड आउट रिगार्डिंग फाइनेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। हमको फाइनेस मॉडुलस बताना है। पहला क्या है स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, द फाइनेस मॉडुलस गिव्स आइडिया अबाउट द मीन साइज ऑफ पार्टिकल इन द एग्रीगेट, एकदम सही, ये मीन साइज ऑफ ए पार्टिकल, किसी भी एग्रीगेट का ये मीन साइज बताता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट बोलते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है कि द फाइनेस मॉडुलस वेरी बिटवीन 2.0 एंड 3.5, इसे हम लोग इसे क्या बोल रहा है कि फाइन एग्रीगेट होता है। क्या फाइन एग्रीगेट होता है ये, फाइन एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस क्या होता है, फाइन मीडियम कोर्स, फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड, कितना होता है फाइनेस मॉडुलस, 2.2 से 2.6, 2.6 से 2.9 और आपका 2.9 से 3.2, 3.5, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, मतलब ये स्टेटमेंट आपका सही है। ये आपका हो गया फाइन एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस, ठीक है। इसी तरह आप लोग कोर्स एग्रीगेट के बताएं, कोर्स एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस कितना होता है, 6.5 टू 8.5, ठीक है दोस्त। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों आपको समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, ए मिनरल दैट एक्सहिबिट परफेक्ट बेसल क्लेवेज बेसल क्लीवेज एंड इज यूज इन इंसुलेशन मटेरियल, जिसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इंसुलेशन मटेरियल में भी करते हैं, देन इट इज कॉल्ड माइका,
देन इट इज कॉल्ड माइका। माइका एक ऐसा मटेरियल है जिसका यूज हम लोग इंसुलेशन मटेरियल के लिए भी करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली ये एग्जिबिट परफेक्ट जो है बेसल क्लीवरेज के लिए परफेक्ट होता है। देन इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इंसुलेशन मटेरियल के लिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्त। अब बताएं क्या है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास ग्लास फाइबर इज मोस्टली कॉमनली यूज फॉर ए रेनफोर्समेंट इन अ कंस्ट्रक्शन। बताए रेनफोर्समेंट इन ए कंस्ट्रक्शन के लिए इनमें से कौन सा ग्लास को यूज किया जाता है, ग्लास ई, ग्लास ए, ग्लास एस, ग्लास सी। आपको ध्यान देना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, अगर ध्यान दिए तो पक्का आपको ये याद हो जाएगा कि जो एलवेज आपको जो रेनफोर्समेंट कंस्ट्रक्शन के लिए जो ग्लास को यूज किया था उस ग्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लास ई ग्लास को यूज फॉर रेनफोर्समेंट कंस्ट्रक्शन, ठीक है दोस्त। ग्लास ए का यूज हम लोग कहाँ करते हैं बताएं। ये आपका ये मतलब क्या होता है, एल्केलिन ग्लास, एल्केलिन ग्लास। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे हम लोग समझ गए कि ई ग्लास का यूज हम लोग कहाँ, ई ग्लास का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, रेनफोर्समेंट कंस्ट्रक्शन वर्क में करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जब पूछा जाए कि ए ग्लास का यूज हम लोग कहाँ करते हैं तो आप लोग क्या बताइएगा, यूज फॉर बोतल कंटेनर, बोतल एंड कंटेनर में, ठीक है। कहाँ पे, बोतल और कंटेनर में इसका यूज हम लोग करते हैं। अब फिर आपका हो गया एस ग्लास। एस ग्लास क्या हो गया, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म हो जाता है स्ट्रेंथ ग्लास, स्ट्रेंथ ग्लास, ठीक है। इसका यूज हम लोग मेनली कहाँ पे करते हैं, स्ट्रेंथ ग्लास का, स्ट्रेंथ ग्लास का यूज मेनली हम लोग एरोस्पेस, एरोस्पेस एंड मिलिट्री एप्लीकेशन में किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि एरोस्पेस और मिलिट्री का जो एरोस्पेस आप लोग देखे होंगे, स्पेस ये सब, जैसे आपका हो गया जैगवार हो गया, राफेल हो गया, ये सब जो ग्लासेस का यूज किया जाता है वो कौन सा आपका स्ट्रेंथ ग्लास होता है, एस ग्लास होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, याद ये आपका इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में अगर ये ना पूछे तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए मैं सबका एक जो क्लास होता है सारा क्लास में लिखा दे रहा हूँ ताकि आप ध्यान में रखें कि कौन सा ग्लास का क्या फंक्शन है, क्या वर्क है, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एक आपका है एस ग्लास, ये आपका होता है केमिकल ग्लास, केमिकल ग्लास, ठीक है। तब मेनली इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, केमिकल ग्लास का यूज एलवेज जो किया जाता है कहाँ पे किया जाता है, केमिकल 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 रेसिस्टेंस ग्लास प्रोडक्ट बनाने में, ग्लास प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है दोस्त। क्या केमिकल रेसिस्टेंस ग्लास प्रोडक्ट बनाने में ग्लास सी ग्लास का यूज होता है। आपका एरोस्पेस मिलिट्री वाले जो ऑपरेशन एप्लीकेशन हो गए, जैसे आपका राफेल हो गया, जैगवार हो गया, जितने भी जो बड़े बड़े एरोस्पेस हैं उसमें बड़ा स्ट्रेंथ ग्लास का यूज होता है। एल्कलाइन ग्लास का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, बोतल और कंटेनर के लिए करते हैं। और ई ग्लास का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, रेनफोर्समेंट यानी कंस्ट्रक्शन वर्क में हम लोग ई ग्लास का यूज करते हैं। ओके, चलिए हम लोग अब इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, जो कि मेरा ए इज द राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ बताएं, ए थिन शीट ऑफ वुड स्लाइस्ड फ्रॉम ए लॉन्ग ऑफ ए वुड इज कॉल्ड, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, थिन शीट बोल रहा, देख रहे हैं थिन शीट। इजी क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वेनिर बोलते हैं, ठीक है, जिसका थिकनेस कितना होता है 0.6 mm, ठीक है। कितना होता है 0.4 से 0.6 mm, ठीक है, याद रखना है, कहता है 0.4 से 0.6 mm, जो आपको याद होगा, ठीक है। वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, ए थिन शीट का, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द
टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन ए प्रीलिमिनेटेड पार्टिकल बोर्ड इन अकॉर्डिंग विथ IS 12823/1990 फ्रॉम टेस्ट बिलो। बताइए, ये इसमें से अलग अलग टेस्ट दिए गए हैं। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा टेस्ट आपका प्रीलिमिनेटेड पार्टिकल बोर्ड के अकॉर्डिंग इस टेस्ट है। देखिए फर्स्ट क्या है आपका, टेस्ट ऑफ डेंसिटी पार्टिकल बोर्ड के लिए करते हैं, एकदम सही है। टेस्ट ऑफ स्वेलिंग इन वाटर, एकदम सही है। टेस्ट फॉर मॉडुलस ऑफ रप्चर, एकदम सही। टेस्ट ऑफ स्क्रू विथड्रॉल स्ट्रेंथ, एकदम सही। टेस्ट फॉर रेसिस्टेंस टू कैग्रिटी बर्न, एकदम सही। टेस्ट फॉर रेसिस्टेंस टू स्टेन, एकदम सही। मतलब ये चारों ऑप्शन, ठीक है, चारों मतलब जितना है सब है। तो सब किस में है, PQRST, PQRSTU ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ठीक है, इसमें सरकारी ऑप्शन आप लोग समझ रहे हैं, कोई नहीं होगा तो फिर दिक्कत है ना। अब बताएं, विच द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल एग्रीगेट। आर्टिफिशियल के बारे में हम लोग कल भी एक क्वेश्चन किए थे जो कि अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, और आज भी इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिल गया देखने के लिए। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल एग्रीगेट है, बताएं। क्या वो सैंडस्टोन है, बेसाल्ट है, या ब्लोटेड क्ले है, या फिर आपका ग्रेनाइट है, क्या कौन सा है बताएं। आर्टिफिशियल एग्रीगेट कौन कौन से होते हैं, पहले आपको पता, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा, आपका आंसर होगा ब्लोटेड क्ले इज अ राइट आंसर। ब्लोटेड क्ले इज अ आर्टिफिशियल एग्रीगेट, ठीक है। और हम लोग और कौन कौन से एग्रीगेट होते हैं आपका आर्टिफिशियल, हम लोग उसका लिस्ट लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे हो गया आपका आर्टिफिशियल सिंडर, ठीक है। दूसरा देख सकते हैं, इसका दूसरा क्या हो सकता है, कोक ब्रेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसका, नेक्स्ट आपका है फोम स्लैग्ड, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हो सकता है क्या आपका एक्सपेंडेड परलाइट होता है, एक मिनट, क्या एक्सपेंडेड परलाइट, एक्सपेंडेड परलाइट, ठीक है। अगर ये देखिए एग्जाम में आपको ये पूछ दिया गया है तब क्या पता कि आपको एग्जाम में सिंडर पूछ दे कि आर्टिफिशियल सिंडर, इनमें से कौन सा एग्रीगेट है जो कि आर्टिफिशियल सिंडर है। तो आर्टिफिशियल सिंडर आपको ध्यान रखना है, कोक ब्रिज भी आपको ध्यान रखना है, फोम स्लैग, एक्सपेंडेड परलाइट। इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद आपका होता है एक्सपेंडेड सेल एंड स्लेट, ठीक है दोस्त, एक्सपेंडेड सेल एंड स्लेट। और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट हो जाता, नेक्स्ट क्या इसका है, थर्मोकोल बीट्स, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ, 5, 6 एंड 7 क्या होगा, ब्लोटेड के लिए, ठीक है। तो ये सारे आपका है क्या, आर्टिफिशियल एग्रीगेट है, जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल आर्टिफिशियल एग्रीगेट से भी क्वेश्चन पूछने लगा है, तो आपको मैं सारा लिखा दिया कि कौन कौन से आर्टिफिशियल एग्रीगेट होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, द रेशियो ऑफ ए परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना टू आयरन ऑक्साइड इन OPC 443 ग्रेड, 43 ग्रेड के लिए आपका पूछ रहा कि रेशियो कितना होता है एल्यूमिना का और आयरन ऑक्साइड का, कितना होता है जी, किसका रेशियो आपका एल्यूमिना टू आयरन ऑक्साइड, इसका जो आपका रेशियो होता है कितना होता है, 0.66, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एग्जांपल ऑफ ए ड्रायर यूज इन ए वर्निश हम लोग लगातार अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, जितने भी शिफ्ट हो रहा है, चाहे आपका शाम वाले शिफ्ट में हो, चाहे हम लोग मॉर्निंग वाले शिफ्ट में हो, वर्निश इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इससे आपको क्लासेस में, एग्जामिनेशन में
क्वेश्चन भी ज़्यादातर मिलेंगे और आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि विच द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ड्रायर यूज इन ए वर्निश। कौन सा ड्रायर हम लोग वर्निश में यूज करते हैं? तो एल्वेज मेस्टिक, सैलिक। सैलिक तो वर्निश होता है, लेकिन इसको हम लोग ड्रायर के रूप में नहीं यूज करते हैं। आपका जो हो गया कि लीड एसिटेट, लीड एसिटेट इज ए राइट आंसर। लीड एसिटेट यूज इन ए वर्निश, यूज इन ए ड्रायर, यूज इन ए वर्निश, ठीक है। किसमें? वर्निश में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्त। चलिए हम लोग अब जैसे यहाँ पर आ गया सैलिक वर्निश, ठीक है। इसका हम लोग अभी आपको मैं नाम भी बताया था कि इसका 3 4 5 नाम है अलग अलग। जैसे सैलिक वर्निश हो गया, फिर इसको और क्या नाम से जाना जाता है? फ्रेंच पॉलिश वर्निश, फ्रेंच पॉलिश वर्निश, ठीक है। और इसे और किस नाम से जाना जाता है? लिकोर। और इसे किस नाम से जाना जाता है? सैलिक हो गया, सैलिक वर्निश हो गया, फ्रेंच पॉलिश वर्निश हो गया, लिक्वर हो गया, और इसे और क्या नाम से जाना जाता है? और इसे एस्पिरिट वर्निश के नाम से जाना जाता है, एस्पिरिट वर्निश। इसका यूज कहाँ हम लोग करते हैं? इसका यूज हम लोग वहां पे करते हैं कि अगर वुड में किसी भी तरह का डिफेक्ट है, तो उस डिफेक्ट को हाइड करने के लिए, उस डिफेक्ट को मतलब पूरी तरह से हाइड करने के लिए हम कौन से वर्निश का यूज करते हैं? तो ऑलवेज हम लोग सैलिक वर्निश का यूज करते हैं, ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। लेकिन जो मतलब मैं जो बताया वो आपका सैलिक वर्निश का फंक्शन है, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बताएं। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के केस में आपका 3 स्टेटमेंट दिया गया है, 1 2 3, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि 1 बाय 1 करके कौन मेरा सही है और कौन मेरा गलत है, ठीक है। ताकि इसमें हमको करेक्ट पूछ रहा है, इट मीन्स हमको करेक्ट देखना है। यूज ऑफ ए जिप्सम इन अ मेकिंग सीमेंट, एवॉइड फ्लैश सेटिंग ऑफ ए सीमेंट। एकदम सही बोल रहा है, एवॉइड कर रहा है ना फ्लैश सेट को। फ्लैश सेट जो हम लोग जिप्सम हम लोग किस लिए यूज करते हैं? फ्लैश सेट को अवॉइड करने के लिए, कम करने के लिए, रोकने के लिए। एकदम सही बोल रहा है ये, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा मेरा है कि द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए सीमेंट बाय वेट प्रोसेस रिक्वायर्ड लेस फ्यूल एज कंपेयर टू ए ड्राई प्रोसेस। एकदम गलत। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए सीमेंट, जब हम लोग सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इसमें जो बोल रहा है कि वेट प्रोसेस लेस रिक्वायर्ड फ्यूल, एकदम गलत बोल रहा है कि जो आपको वेट प्रोसेस होता है इसमें मोर फ्यूल का रिक्वायर्ड होता है एज कंपेयर टू ड्राई प्रोसेस, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला कि नहीं, वेट प्रोसेस लेस फ्यूल रिक्वायर्ड, लेस नहीं, ये होता मोर, ठीक है। जहां तक ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है कि व्हेन द टेम्परेचर इन ए रोटेटरी किल्न 750 डिग्री सेल्सियस, किल्न फॉर्मेशन टेक अप पहले क्या 750 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर कितना होता है बताए? ये कितना होता है जी टेम्परेचर इन रोटेटरी किल्न? 1400 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ क्या बोला? 700 डिग्री सेल्सियस। एकदम ये भी गलत है, ठीक है। तो देखा जाता है ये मेरा दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। क्या कारण था गलत होने का? मैं कारण भी बता दिया, ठीक है। और क्या होना चाहिए वो आपको सही करके भी बता दिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओनली सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। ओनली सी इज अ राइट आंसर। अब जैसे जिप्सम आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो जिप्सम के लिए पता है कि जिप्सम जिप्सम आप लोग पता है कि एक टाइप का ये जिप्सम जिप्सम कल के क्लासेस में मॉर्निंग वाले शिफ्ट में हम लोग जिप्सम से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किए थे, ठीक है। मतलब आपका था स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, दो ऑप्शन, 2 स्टेटमेंट, या इट मीन्स 3, 2 शायद था, ठीक है। 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम लोग जिप्सम के रिलेटेड किए थे, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर आप लोग मॉर्निंग वाले शिफ्ट अगर नहीं देखे हैं तब मैं आपसे बहुत मतलब ज़्यादा अपने भी जितने मेरे भाई लोग हैं सबसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको मतलब आपको क्या मैं बताऊँ कि आप लोग उस क्लास को देखना ना भूलें, ठीक है। क्योंकि देखिए आपके लिए ही सब्जेक्ट वाइज चलाया गया है, और सब्जेक्ट वाइज आप कीजिएगा। जो लड़का बिगनर है, जो मतलब जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन एक शुरुआत मैं कर दिया हूँ, ठीक है। कि आप लोग सब्जेक्ट वाइज भी चलें। लोग को होता है कि नहीं सब्जेक्ट वाइज हम लोग कैसे करें, कहाँ से करें। तो आपको यूट्यूब पे भी बहुत कम ऐसा चैनल मिलेगा जो सब्जेक्ट वाइज विथ एकदम जीरो से हीरो तक, ठीक है, जीरो से आपको हीरो तक सारा क्वेश्चन में कराने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन। और ऐसा नहीं कि हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं जो मेरा
नए नए लड़का, नए नए जो मेरा भाई लोग हैं उसको पसंद या फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है, उसको भी समझ में आएगा। मैं इस टाइप से मतलब देसी लैंग्वेज में, ठीक है, बताने का मैं कोशिश कर रहा हूँ और बताता भी हूँ, ठीक है। तो आप लोग शाम मतलब सुबह वाला क्लासेस जो कि आपका चल रहा है सब्जेक्ट वाइज, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें, ताकि जैसे आप लोग बीटीएससी जेई वाले क्लासेस देख रहे हैं, बस इसी टैप में थोड़ा सा और आप लोग देखिए। क्या है कि आप लोग वीडियो आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा ना, वीडियो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देखेंगे तो फिर क्या होता है ना कि किसी को पता नहीं चल पाता है। अब मेरा ही कुछ दोस्त का पता नहीं था कि लोग किस में है, तो एमईएस में है, लेकिन उसको पता नहीं चला था। लेकिन जब मैं उसको एक वीडियो खुद वो मैसेज किया तो मैं उसको लिंक भेज दिया, ठीक है। तो पूरी तरह से सब्जेक्ट वाइज जो क्लासेस देख रहे हैं, तो बस आपको भी कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट वाइज वाले क्लासेस में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अटेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें, और वहाँ से देखने के बाद आप लोग आ जाएं आपका इस क्लासेस को जो कि आपका बीटीएससी जेई के रिलेटेड है, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ। और ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, सारा क्वेश्चन विथ क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ भी क्लियर होगा। जो जिस क्वेश्चन में लगता है कि नहीं इसमें ज़्यादा टाइम देने का जरूरत है, उसमें ज़्यादा टाइम भी मैं देता हूँ, ठीक है। आप लोग को पता चल गया हो, क्योंकि आप लोग अब तक 27-28 पार्ट आप लोग बीटीएससी जेई में कर चुके हैं, प्लस आपको इससे पहले हम लोग एसएससी जेई वाले भी सेशन में आप लोग रहे होंगे, इससे पहले आपके डीडीए वाले सेट में रहे होंगे, ठीक है। और अभी जो फिलहाल में एसएससी का मेंस का जो चल रहा था मिक्स प्रैक्टिस का, उसमें भी रहे होंगे, और उसके सेकंड पार्ट में भी आप लोग हैं, तो आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है दोस्त। जितना हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं आउटपुट देने का कोशिश करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आप लोग उस क्लासेस को बहुत ही अच्छा से अच्छा, एक मतलब अच्छा इट मीन्स कि प्रॉपर वे में लें, ठीक है। क्लासेस को मिस नहीं करें, मिस कीजिएगा तो बहुत आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर क्लासेस को अगर देखना भी है, एक बार देख लिए, दो बार देख लिए, उसको रेगुलर वे में देखिए, ठीक है, रेगुलर वे में देखिए, ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप लोग मिल जा सके, ठीक है। टाइम हमको लगाना है, टाइम आपको नहीं लगाना है, ठीक है। कंटेंट को डिलीवर करने में, कंटेंट को तैयार करने में, दूसरी बात कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको मतलब लगे कि नहीं इस क्वेश्चन को आने लग ज़्यादा प्रोबेबल चांसेस है, तो ये सब सारे क्वेश्चन को एक साथ ये करके आपके साथ में क्वेश्चन को साझा करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग समझ गए कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है कि अभी जो फॉलोइंग इनकरेक्ट पूछ दिया है, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। एल्काइल बेस्ड पेंट कैन नॉट बी यूज ऑन ए डैम प्रूफ कोर्स। एल्काइल बेस्ड पेंट क्या हम लोग डैम प्रूफ कोर्स के लिए डैम सरफेस पे यूज़ नहीं कर सकते हैं क्या, यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है। सेकंड देखते हैं क्या है कि एल्काइल बेस्ड पेंट फॉर ए नॉन ब्रीथेबल सरफेस ऑन ड्राइंग। तीसरा देखिए क्या है कि एल्काइल बेस्ड पेंट हैव ए गुड एडहेसिव प्रॉपर्टी। चौथा क्या है, एल्काइल बेस्ड पेंट आर इजी टू अप्लाई एंड ड्राई क्विकली, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको कॉपी में, अगर याद है तो सही है, नहीं याद हो तो देख लें कि अल्काइल बेस्ड पेंट क्या, एल्काइल बेस्ड पेंट, एल्काइल बेस्ड पेंट कैन नॉट यूज ऑन ए डैम्प सरफेस, एकदम ये सही है, ठीक है। एल्काइल बेस्ड पेंट कभी भी हम लोग डैम्प सरफेस पे यूज नहीं करते हैं, एकदम ये सही बोल रहा है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। हमको पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, लेकिन हमको देखना क्या है, इनकरेक्ट देखना है, करेक्ट नहीं देखना है। ये मेरा सही है, इट मीन्स ये नहीं होगा। दूसरा देखिए क्या है, एल्काइल बेस्ड पेंट फॉर्म ए नॉन ब्रीथेबल सरफेस ऑन ड्राइंग, एकदम सही है, एकदम सही है, ये भी सही है मेरा, ठीक है, ये दोनों नहीं हो सकता है। तीसरा देखिए क्या है, एल्काइल बेस्ड पेंट हैव ए गुड एडहेसिव प्रॉपर्टी, एकदम ये भी सही है, ठीक है, एकदम ये भी सही है, ठीक है। चौथा देखते हैं क्या है कि एल्काइल बेस्ड पेंट आर इजी टू अप्लाई एंड ड्राई, एल्काइल बेस्ड पेंट आर इजी टू अप्लाई एंड ड्राई क्विकली, एकदम ये भी सही है। लेकिन एक हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए कि एल्काइल बेस्ड पेंट फॉर्म ए नॉन ब्रीथेबल सरफेस ऑन ड्राइंग, ये गलत है। नॉन ब्रीथेबल नहीं है तो ब्रीथेबल सरफेस पे होता है, ठीक है, जो कि ड्राई होता है ऑन ड्राइंग, जो कि ये मेरा ऑप्शन गलत है। कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर सेकंड, सेकंड जो आपका आंसर है, जो कि हमको क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट, ये मेरा गलत है, ये मेरा इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नॉन ब्रीथेबल सरफेस नहीं होता है, ब्रीथेबल सरफेस ऑन ड्राइंग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, बी इज ए राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
पता है क्यू क्लाइम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्यू क्लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ये तो सबका सही होगा। पता है बीच टाइप ऑफ क्लास ब्रिक इन इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर शेप एंड इज यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन, जिसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? रोड कंस्ट्रक्शन में करते हैं। इरेगुलर शेप कौन से क्लास का ब्रिक का होता है? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये तो आप लोग का नहीं पता ही होगा। थर्ड क्लास या फिर फोर्थ क्लास, ये ऑलवेज फोर्थ क्लास में होता है। फोर्थ क्लास का सरफेस जो फोर्थ क्लास का जो ब्रिक होता है आपका इरेगुलर सरफेस होता है, ठीक है, जिसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? आपका किसमें? रोड के कंस्ट्रक्शन में करते हैं। तो एलवेज फोर्थ क्लास, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। बताएं इनमें से कौन सा चार ऑप्शन दिया गया है जो कि नॉट ए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का एप्लीकेशन नहीं है, जिसका यूज हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज हम लोग नहीं करते हैं। पहले हम लोग जाने कौन कौन सा एप्लीकेशन है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का। पहली बात की देखिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज हम लोग वहाँ कहाँ पे करते हैं? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे आपका मेंटेनेंस का वर्क हो, रिपेयर का वर्क हो, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करते हैं। दूसरा बात, हमको मास्क क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क जो हम लोग यूज करते हैं, फ्रेमवर्क हमको जल्दी रिमूव करना है, इजिली ईयरली रिमूवल और फ्रेमवर्क, हमको फ्रेमवर्क को अगर जल्दी रिमूव करना है और कहीं दूसरे जगह हमको लेके जाना है तो जल्दी रिमूवल ऑफ मतलब इजिली रिमूवल ऑफ फ्रेमवर्क, ईयरली रिमूवल ऑफ फ्रेमवर्क के लिए हम लोग भी कौन सा सीमेंट यूज करते हैं? तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं। ठीक है, देखते हैं, ये आपका तो 110% सही है। मास कंक्रीटिंग एकदम गलत। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में भी हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करते हैं। अब प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीटिंग प्रोडक्शन में भी हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करते हैं। लेकिन जो मेरे यहाँ बोल रहा है कि मेसिव डैम में हम लोग लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं। लो हीट सीमेंट हो गया, ब्लास्ट पर्नेंट सीमेंट हो गया, ये सब सीमेंट का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? आपका मेसिव डैम में, डैम कंस्ट्रक्शन हो गया, आपका रिजर्वायर कंस्ट्रक्शन हो गया, ये जितने भी मेसिव डैम स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये सब मेजरली आपका लोहित सीमेंट हो गया, ब्लास्ट पर्नेंट स्लैश सीमेंट हो गया, ये सब सीमेंट को यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन का, इसका यूज का हम लोग करते हैं, आपको बता दिया कि रोड रिपेयर वर्क में, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग हो जाएगा, प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट प्रोडक्शन में, मतलब ये सब में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एज पर ऑब्जर्वेशन टेस्ट ऑन बर्न क्ले बिल्डिंग ब्रिक एज पर IS 3495 पार्ट नंबर 2, ब्रिक शुड बी सोक्ड इन ए कोल्ड वाटर फॉर ए ड्यूरेशन इन, बताएं बर्न क्ले ब्रिक बोल रहा है, उसका टाइमिंग जो ब्रिक का जो सोकिंग का पानी का ऑब्जर्व करने का जो टाइमिंग होता है कि कितने टाइम में वो कोल्ड वाटर को सोक करता है, वाटर को ऑब्जर्व करता है, तो 24 आवर। ये तो किसी से गलती होगा ही नहीं, सबको इसमें आप लोग सही मारेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है कि विच द फॉलोइंग गिवन प्रोसीजर, ठीक है, शैल बी फॉलो बिफोर अप्लाइंग पेंट ऑन ए डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग। मान के चलिए कि कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग में हमको पेंट अप्लाई करना है, ठीक है, मतलब पेंट करना है बिल्डिंग को। तब पेंट करना है तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, वही पूछ रहा है कि इसमें बताएं कौन से प्रोसीजर है। ठीक है, क्या चाल्किंग हम लोग कर सकते हैं? चाल्किंग क्या होता है? चाल्किंग ये डिफेक्ट्स है, किसका? डिफेक्ट्स इन टिम्बर, सॉरी डिफेक्ट्स इन पेंट है, ये डिफेक्ट्स इन पेंट, ये डिफेक्ट्स है, ना कि ये आपका प्रोसीजर है। ठीक है, फ्लैकिंग भी आपका डिफेक्ट्स इन पेंट है, ये भी आपका डिफेक्ट्स इन पेंट है। तो ये दोनों ऑप्शन एकदम हरगिज नहीं होगा। अब बच गया दो ऑप्शन। तो सबसे पहले हमको जब किसी भी सरफेस को हमको पेंट करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो उसमें ब्लिस्टरिंग क्या होता है? ब्लिस्टरिंग यही होता है कि जब भी कोई भी सरफेस को हमको पेंट करना है तो वहाँ पर जो वाटर जमे हुए रहते हैं, मतलब इंटरप्टेड वाटर जो होंगे, पहली बात तो हमको उसको रिमूव करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप जो हो जाएगा रिमूविंग ब्लिस्टरिंग, रिमूवर ब्लिस्टर। देन सरफेस को आप लोग वेट करेंगे, हल्का हल्का पानी देके ये करेंगे,
ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप ये होता है, ठीक है। मतलब देखा जाए तो तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर दोस्त, ठीक है। कोई भी सरफेस को पेंट करने से पहले आपको इस प्रोसेस से अपनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। इन कुछ गलती नहीं ना है, गलती नहीं है। इन इंस्पेक्टर मेजरिंग ए बैच ऑफ ए 20 ब्रिक to access complaints with IS 10771992 if the dimension measuring for a modular brick, dimension measuring for a modular brick जिसका लेंथ है 3820, विड्थ है 1830 एंड हाइट है कितना 810, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर 40 mm हाइट ब्रिक विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड टॉलरेंस, ठीक है। टॉलरेंस के हिसाब से पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। द बेच फेल द लेंथ टॉलरेंस बट पासेस द विड्थ एंड हाइट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि द बेच फेल द लेंथ, द बेच फेल द लेंथ एंड पासेस पासेस द विड्थ एंड हाइट टॉलरेंस, एकदम ये गलत है। मतलब जो लेंथ कितना है जी 38 20 है, ठीक है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि द बैच फेल द लेंथ टॉलरेंस बट पासिस द विड्थ एंड हाइट टॉलरेंस, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड मॉडलर स्टैंडर्ड ब्रिक का जो इसमें बोला गया कि लेंथ कितना है 38 20 है, विड्थ 1830 है एंड हाइट जो है हाइट कितना है इसका 800, हाइट 810 mm है, ठीक है। तो इसका जो बोल रहा है कि फॉर 40 mm हाइट ऑफ ब्रिक, 40 mm हाइट ऑफ ब्रिक नहीं होता है, ये कितना होता है 80 mm होता है, 80 mm होता है, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या है, द बेच फेल द लेंथ टॉलरेंस बट पासिंग द विड्थ एंड हाइट, ये जो सा गलत है। ये सारे में पास कर रहा है, हर सारे चाहे विड्थ भी देखा जाए एंड हाइट भी देखा जाए तो ये एकदम सही है, ठीक है। एज अगर बात करें हम लोग मॉडलर ब्रिक का, ठीक है। और सेकंड जो स्टेटमेंट है कि द बैच पासेस ऑल द स्पेसिफाइड टॉलरेंस फॉर ए मॉडलर ब्रिक, एकदम ये सही है, ठीक है। मतलब सेकंड स्टेटमेंट देखा जाए तो स्टेटमेंट बी इज ए राइट आंसर, ठीक है दोस्त। ऑप्शन स्टेटमेंट ए गलत है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताएं। किल्न इन सीजनिंग ऑफ टिम्बर, आप लोग पढ़े होंगे कि किल्न सीजनिंग क्या होता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला रहा है, इसमें दो स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि इट इज ए स्लो प्रोसेस। देखिए पहले यहीं पे गलत हो गया, क्या किल्न सीजनिंग स्लो प्रोसेस है कि फास्ट प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस है, जो कि यहीं क्या बोल रहा है ये स्लो प्रोसेस है, जो कि सरासर गलत है, ये फास्ट प्रोसेस होता है। किल्न सीजनिंग फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। यही गलत हो गया, तो ये जब गलत हो गया, अब दूसरा देखते हैं क्या है। लैक ऑफ इफिशिएंट ह्यूमिडिटी अरेंजमेंट exposes the timber is to increase degradation through a cracking and a spilting which also make case of hardening relief impossible particularly in a refractory timber, एकदम सही है ये स्टेटमेंट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, किस कारण से गलत हुआ कि यहाँ बोला कि किल्न सीजनिंग जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, वो स्लो नहीं होता, वो ऑलवेज फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा गलत हो गया, फर्स्ट मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड मेरा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दोस्त, ठीक है। बी इज राइट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, अलग अलग टाइप का यहाँ पर दिया हुआ है, रॉक्स का टाइप्स ऑफ रॉक दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द रॉक्स टैप विच डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि मेटामॉर्फिक रॉक के कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा, पता है कौन सा है। मेटामॉर्फिक रॉक का सबसे पहले होता कौन कौन सा है, मेटामॉर्फिक रॉक का हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब जेनिस हो गया, ठीक है, आपका जेनिस हो गया, क्वार्टेजाइट हो गया, ठीक है, सिलेट भी हो गया, ये सारा क्या है मेटामॉर्फिक रॉक है। लेकिन हम लोग बात करें ग्रेनाइट एंड डोलोमाइट, क्या छूट गया, ग्रेनाइट एंड डोलोमाइट इज इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट डोलोमाइट बेसाल्ट, ये सारे क्या है आपका गैब्रो, ये सारे क्या आपका इग्नियस रॉक का रॉक है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, हमको किसके बारे में जानना था कि कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक का रॉक नहीं है, तो ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। जेनिस सिलेट आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, मार्बल भी मेटामॉर्फिक रॉक है,
क्वार्टेजाइट भी आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, लेकिन आपका जो आपका ग्रेनाइट और डोलोमाइट है ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक का पार्ट नहीं है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर दोस्त। अब बताएं मुझे आप, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, क्या है कि अरेंजमेंट द बक्स कंपाउंड, अब लोग कल के क्लास में हम लोग किए हुए हैं। ठीक है, कल के ही क्लास में आपको पता था बक्स कंपाउंड के बारे में, सारा परसेंटेज ही बताया था, सारा उसका मतलब पूरी तरह से हम लोग एक्सप्लेन भी किए थे। ठीक है, तो आप लोग बताएं कि अरेंज द बक्स कंपाउंड सारा दिया हुआ है, किसके क्या पूछ रहा है, इन ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर मैक्सिमम टू लीस्ट एज देयर परसेंटेज के हिसाब से पूछ रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन सा होता है, उसके उससे कम कौन सा होता है, उससे कम कौन सा होता है, और सबसे कम कौन सा होता है। ठीक है, तो आप लोग बताएं कि ट्राई कैल्शियम डाई कैल्शियम, आप लोग को पता है कि डाई कैल्शियम सिलिकेट का परसेंटेज ज़्यादा नहीं होता है, इसको काट दीजिए। क्या कि हमको क्या पूछ रहा है शुरू में कि मैक्सिमम किसका है, डाई कैल्शियम, इसमें डाई कैल्शियम है, एकदम नहीं होगा। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का मैक्सिमम परसेंटेज होता है। ठीक है, ये दोनों में है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के बाद क्या होता है आपका, क्या ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के बाद क्या, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट या फिर डाई कैल्शियम सिलिकेट, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के परसेंटेज के बाद आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट होगा। डाई कैल्शियम सिलिकेट, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर दोस्त। ठीक है, अगर पूछ दिया कसो यहाँ पर क्या था आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर था, यही कैसे आपका रहता इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो फिर ये उल्टा होता। ठीक है, आपको ध्यान देना है, कल की क्लास में हमको इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं, ध्यान है कि नहीं याद है, याद होगा। कल का क्लास आप लोग रिवाइज किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो क्लास एक बार जरूर आप लोग रिवाइज कर ले, रिवाइज करके आप लोग नेक्स्ट पार्ट आए, नेक्स्ट पार्ट को आप लोग अटेंड करें, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्वेश्चन को समझ सके, बना सके पूरी तरह से। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब, बताए, क्वार्टेजाइट इज अ एज पर जोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वार्टेजाइट किसका, अभी हम लोग पीछे पढ़े जस्ट, क्वार्टेजाइट किसका होता है, मेटामॉर्फिक रॉक। क्वार्टेजाइट हो गया आपका जेनिस हो गया, और आपका क्या हो गया था, मार्बल हो गया, और क्या था आपका, स्लेट हो गया, और क्या होता आपका, क्वार्टेजाइट, मार्बल, स्लेट, और क्या था, ये सारे क्या है आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, समझ गए दोस्त। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, एक्सेस ऑफ सिलिका कंटेंट इन ए क्ले फॉर मेकिंग ए ब्रिक, वो क्या करता है बताएं। अगर सिलिका का परसेंटेज एक गुड ब्रिक में अगर एक्सेस हो गया, ठीक है, 50 से 60% था, 40 से 60%। ठीक है, अगर उसका परसेंटेज बोल रहा कि एक्सेस हो गया, ज़्यादा हो गया, तो वो क्या करता है, वो क्या उसके कारण से आपका ब्रिक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेल्टिंग ऑन बर्निंग, या फिर वार्किंग ऑन बर्निंग, या फिर ब्रिटल ऑन बर्निंग, या डेवलप क्रैक ऑन ए बर्निंग। बताएं क्या हो जाएगा, क्या होगा जी, मेल्टिंग ऑन बर्निंग होगा, या फिर आपका वार्पिंग ऑन बर्निंग होगा। बताएं, मेरा जब भी मेरा सिलिका का परसेंटेज जब क्ले में, सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक में अगर उसका परसेंटेज अगर ज़्यादा हो जाता है, इट मीन्स को क्या करता है, ब्रिटल ऑन बर्निंग, उसको पूरी तरह से ब्रिटल कर देता है। अगर थोड़ा सा डिस्टेंस पे वो गिरेगा तो वो टूट जाएगा, मतलब पूरी तरह से वो ब्रिटल हो जाएगा। ठीक है, अब आप हमें बताएं कि सिलिका का परसेंटेज कितना था, 50 से 60% होता है ना। देखिए ट्रिक क्या था, ट्रिक याद कीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ, SALIM, सलीम, सलीम का ट्रिक क्या था, सिलिका आपका कितना था, ये आपका सिलिका है, ये आपका एल्यूमिना है। ठीक है, ये आपका क्या लाइम है, ये आपका क्या है, आयरन ऑक्साइड है, ये आपका क्या है, मैग्नीशिया है। कल ही हम लोग पढ़े हैं, मैग्नीशिया कितना होता है, <1%। ठीक है, सिलिका कितना था, 50 से 60%। एल्यूमिना कितना था, 20 से 30%। लाइम >5%। आयरन ऑक्साइड 5 से 6%। सारा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम लोग इसका फंक्शन में हम लोग पढ़े हुए थे, कल क्लास में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े होंगे। ठीक है, अगर आप कल का क्लास देखे होंगे तो जरूर आपका इसका फंक्शन भी याद होगा कि सिलिका का प्रेजेंट होने से क्या होता है, ब्रिक पे क्या इफेक्ट पड़ता है,
और सेकंड की एल्यूमिना क्या होता है, लैम्प का प्रेजेंट होने से क्या होता है, या आपका लैम्प के बारे में हम लोग कल नहीं पढ़ाते हैं, कल नहीं जाने थे कि लैम्प क्या होता है। अगर जब ये मेरा ब्रिक में अगर लैम्प का परसेंटेज अगर 5 से ज़्यादा रहा हो तो वो क्या करता है, लैम्प इट मीन्स की लक मतलब फ्लक्स, फ्लक्स मतलब क्या होता है, सभी को बांध करके रखता है। ठीक है, जितने भी मेरे जितने भी इंग्रेडिएंट को मैच किया गया है, मिलाया गया है, सबको क्या करता है, बांध करके रखता है। फ्लक्स क्या करता है, इट एक्ट फ्लक्स, इट एक्ट एज फ्लक्स। फ्लक्स मतलब क्या, बांधना, बांधना मतलब देहाती लैंग्वेज हो गया। ठीक है, देसी लैंग्वेज हो गया, सबको जितने भी इंग्रेडिएंट हैं सबको बांध करके रखता है, जगड़ करके रखता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई, हाँ बताए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ ए हीट एंड आल्सो नॉन कंबस्टेबल बिल्डिंग मटेरियल। बताएं, नॉन कम्बस्टेबल बिल्डिंग मटेरियल और वो जो है आपका बैड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड स्टोन। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, सैंड स्टोन बोलते हैं। सैंड स्टोन इज ए बैड कंडक्टर ऑफ ए हीट एंड आल्सो नॉन कम्बस्टेबल बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, नॉन कम्बस्टेबल बिल्डिंग मटेरियल कौन सा मटेरियल होता है आपका, सैंड स्टोन। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, आ गया जबरदस्त क्वेश्चन। पता है, देखने में लग रहा है कि कितना बड़ा, अरे यार बनाएंगे कि बनाए कि छोड़ दें, बनाए कि छोड़ दें। यही जो क्वेश्चन देखने में लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा है, स्टेटमेंट वाला है, वही क्वेश्चन सबसे इजी होता है। ठीक है, वही क्वेश्चन सबसे इजी होता है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमको करेक्ट आंसर को देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट एक है, स्टेटमेंट बी है, स्टेटमेंट सी है, स्टेटमेंट डी है, चार चार स्टेटमेंट दिया गया है। अब देखते हैं ये किससे आपका टिम्बर प्रिजर्वेटिव से इस टॉपिक इस क्वेश्चन को बनाया गया है। चलिए देखते हैं पहला क्या है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, टिम्बर प्रिजर्वेटिव ASCU इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए वन पार्ट ऑफ ए आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड, एकदम सही। यहाँ क्या बोल रहा है, 3 पार्ट ऑफ ए ब्लू विट्रोल और ए कॉपर सल्फेट, एकदम सही है ये। 1 3 4 होता है ना, 1 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो यहाँ तक सही है, तीन पार्ट तक सही है। एंड 6, देखिए यही तो गलत हो गया, 6 पार्ट यहाँ बोल रहा है, 6 पार्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट। 6 पार्ट नहीं होता, ये 4 पार्ट होता है, 1:3:4 का रेशियो होता है। लेकिन यहाँ जो बोल रहा है कि नहीं 6 पार्ट, इट मीन्स कि पहला गलती हो गया मेरा, पहला मेरा इसमें भी गलती है, इसमें भी, मतलब 3 ऑप्शन में, मतलब ये ऑप्शन सिर्फ एलिमिनेट हुआ है, बाकी ये 3 को मैं फॉल्स का दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या है, द टोटल सल्फेट कंटेंट इन ए सीमेंट इज कैलकुलेटेड SO3 एंड इट डज नॉट ग्रेटर देन 3.75, एकदम गलत। ये 2.75 होता है परसेंट, 2.75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि 3.75 से ज़्यादा होता है, जो कि ये सरासर गलत है। ठीक है, क्लियर। स्टेटमेंट भी रॉन्ग, स्टेटमेंट भी रॉन्ग, यहाँ भी है, यहाँ भी, इट मीन्स कि ये वाला आपका एलिमिनेट हो गया। अब हमको इसमें और इसमें देखना है। ठीक है, तीसरा देखिए क्या है, वेट ऑफ मैग्नीशिया इज वेट ऑफ मैग्नीशिया इन ए सीमेंट शुड बी नॉट बी एक्सीड 7%। बताएं, वेट ऑफ मैग्नीशिया शुड बी नॉट बी एक्सीड 7%, कितना होता है वेट ऑफ मैग्नीशिया, कितना होता है जी। अभी हम लोग अभी पीछे कल के सेट में हम लोग किए हुए हैं, वेट ऑफ मैग्नीशिया शुड नॉट एक्सीड 5% ना यार, 5%, यहाँ पूरा 7%, ये सरासर गलत हो गया। कोई दिक्कत, जब सी तक गलती हो गया, सी तक फॉल्स हो गया, तो इट मीन्स कि आप तो आंसर हमको 110% है कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज क्या दिया, फ्रो का साइज 10:4:1, 10:4:1 आपका, ये आपका 100% सही है। अगर इससे अब ये तो कोई हल हाल में आपका, जब 3 को गलत हो गया तो ये को तो हर हाल में सही होगा। ठीक है, बताएं कोई प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चन में। देखिए जितने भी बड़े क्वेश्चन आते हैं उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे यार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, समझ में हमको आएगा कि नहीं आएगा। अरे यार वही क्वेश्चन आपको सबसे पहले समझ में आएगा। ठीक है, आजकल वन लाइनर क्वेश्चन को क्या किया जा रहा है कि उसको ऑप्शन में उलझा दे रहा है। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन जो आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, इसमें आपका ये तो आपको कॉन्सेप्ट से देता है। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, टॉपिक आप पढ़ के आए हैं, तो 110% की आप ये सब क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं आपको ईजी लगेगा एज कम्पेयर वन लाइनर क्वेश्चन।
वेल अंडर क्वेश्चन में अभी क्या कर रहा है, जैसे आपका एसएससी एडिक्वेटी का पैटर्न कैसा था, इससे बहुत लोग का क्या हुआ कि ऑप्शन में खेल गया वो, ठीक है, ऑप्शन में खेल गया, जिसके कारण बहुत सारा मेरे भाई लोग का कमेंट भी था कि ऑप्शन इस टाइप से उसमें बनाया गया था ताकि मतलब थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। आप ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, और हम लोग को क्या है कि हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन का हम लोग मेथड बहुत अच्छे से हम लोग को पता है, बहुत अच्छे से हम लोग यूज़ भी करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं ना बराबर, चाहे कोई भी क्वेश्चन रहे ऑप्शन एलिमिनेशन हम लोग लगाते ही लगाते हैं। लेकिन आपका एडुकेटिव क्या था, एडुकेटिव किस हिसाब से क्वेश्चन सेट किया था कि हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन हमको याद है वो क्वेश्चन को हम पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं दोस्त, इस टाइप से बनाया गया था, ठीक है। तो कंसिडर करना है, ध्यान देना है, इसीलिए इस सब क्वेश्चन से डरना नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा मैं चार्ज लगा लो तो सिस्टम यार। चलो हो गया, अब हम लोग बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो डरना नहीं है आपको, इसीलिए तो मैं सोचा हूँ कि नहीं, आप डर को खत्म करना है। लोग बहुत डरते हैं कि नहीं यार इस ऐसे क्वेश्चन से, तो डरना नहीं है। बताए, द लॉन्गेस्ट फेस ऑफ ए ब्रिक हैज सीन इन एलिवेशन ऑफ ए वॉल इज कॉल्ड एज स्ट्रेचर। लॉन्गेस्ट फेस यही ना होता है, इसके बाद इधर से शॉर्टर फेस होता है, स्ट्रेचर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टेस्ट रॉक मिनरल। सॉफ्टेस्ट बोल रहा, सबसे सॉफ्टेस्ट, बताए कौन सा है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, क्वार्टेजाइट या फिर टैल्क। सॉफ्टेस्ट रॉक मिनरल में से कौन सा है, टैल्क, टैल्क जिसका एक होता है, ठीक है, क्वार्टेजाइट 7 होता है, बेसाल्ट कितना होता है, बेसाल्ट का कितना होता है, 6, याद रखना है, बेसाल्ट 6, ग्रेनाइट 2, क्या हार्डनेस, हार्डनेस पढ़े ना है, डायमंड, डायमंड 10, कोरंडम, कोरंडम कितना 9, ठीक है। तो ये सब सारा याद रखना है। यहाँ पर क्या पूछ दिया, सबसे सॉफ्टेस्ट जो आपका टेल होता है वो 1 नंबर पे होता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इन ए क्लैंप बर्निंग प्रोसेस एट विच एन एंगल ब्रिक आर टू बी लेड। जो क्लैंप बर्निंग होता है इसमें हम लोग ब्रिक का जो हम लोग एंगल देते हैं, किस एंगल पे हम लोग ब्रिक को रखते हैं, बताए कितने डिग्री एंगल पे रखते हैं, एलवेज 15 डिग्री एंगल पे रखते हैं, कितना डिग्री, 15 डिग्री एंगल पे रखते हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे आप लोग को ध्यान जानते ही होंगे क्लैंप बर्निंग क्या होता है, किल्न बर्निंग क्या होता है, और उसमें ब्रिक का जो एंगल होता है एलवेज 15 डिग्री पे वो ब्रिक को टिल्ट किया जाता है, कितना पे, 15 डिग्री पे। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी जस्ट हम लोग पीछे इस टाइप से क्वेश्चन किए थे ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, बस क्वेश्चन आ गया। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। हम लोग अभी वहाँ पर एसिड टेस्ट भी पढ़े हैं, बारेट टेस्ट भी पढ़े हैं, और एसिड टेस्ट भी पढ़े हैं, ठीक है, स्मिथ टेस्ट भी हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, एक बार मैं पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। आप वीडियो देखिएगा, सारा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। चलिए उसमें क्या, वो पीछे क्या पूछा था कि क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट से क्या डिटरमाइन करते हैं, जो कि ड्यूरेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं। यहाँ ड्यूरेबिलिटी पूछ रहा है कि विच इज द फॉलोइंग टेस्ट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट ऑफ ए स्टोन, इनमें से कौन सा टेस्ट से करते हैं, बस मतलब उलट उलट फेर दिया, इधर से उधर कर दिया और उधर से इधर कर दिया, तो टेंशन नहीं लेना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द डिफेक्ट इन विच कॉजेज डिफॉर्मेशन ऑफ ए शेप ऑफ ए ब्रिक ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर जब किसी भी ब्रिक पे गिर जाता है, मतलब जो ब्रिक पूरा एकदम हॉट, पूरा एकदम लाल है, ठीक है, अगर उसको बर्निंग किया जा रहा है और वो बहुत हार्ड, मतलब पूरा लाल हो गया, एकदम पूरा लाल देखते हैं, अगर पूरा लाल है और उस पर जब वर्षा का पानी एक बूंद गिर गया ऐसे करके, तो जिसके कारण जो डिफेक्ट बनता है उस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, च्यूफ, क्या बोलते हैं, च्यूफ बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। कोई दिक्कत, ब्लोटिंग क्या होता है, स्पॉन्गी सोनलेस, आप लोग पढ़े हैं, पढ़ाए दिखाए, फिगर के साथ हम लोग कल के क्लास में किए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ब्लिस्टर क्या है, अभी जस्ट बताए हैं,
ब्लोटिंग क्या है, स्पोर्ट्स नहीं कुछ होता है। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन को, सारा पॉइंट को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सिलेट, अभी जस्ट पीछे ही किए हैं। सिलेट इज अ टाइप ऑफ है, सिलेट किसका टाइप है, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, या फिर मेरा प्रोलेटिक रॉक, या फिर सेडिमेंट्री रॉक। सिलेट अभी तो जस्ट पढ़े यार, मेटामॉर्फिक रॉक का पार्ट है। कोई दिक्कत, जितने भी मेरे 5 दोस्त लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में हम लोग पीछे भी पढ़े हैं, इग्नियस रॉक के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ हम लोग हर सेट को कर रहे हैं। बस आपको बस सपोर्ट चाहिए चैनल को। ठीक है, इस तरह फिर आपको इस टाइप से क्वेश्चन को बताया जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको कराए जाएंगे कि अभी कभी एज्यूम नहीं कर पाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन। और आपको सिर्फ अगर आप बिगनर हैं, अभी तैयारी शुरुआत किए हैं, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। खाली आप लोग चैनल से लगे रहें, सारा वीडियो फॉलो करें। आपको एक टाइम ऐसा होगा कि आप सारा चाहे बिल्डिंग मटेरियल हो, चाहे जो भी आपका सब्जेक्ट वाइज चल रहा है, सब में आप एक अच्छे लेवल पे होंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए, हाँ, आज का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको नेक्स्ट डे के लिए आप लोग रेडी रहे। ठीक है, और जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, अब पीछे वाले पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं, तो आप लोग से मैं ज़रूर बोल रहा हूँ कि आप लोग देख लें। इसलिए मैं 2 पार्ट किया हूँ कि शाम को आप देख लें, क्या मिक्स प्रैक्टिस का सेशन कर लें, और सुबह में आप लोग क्या देख लें, आप लोग सब्जेक्ट वाइज देख लें। तो आप लोग देखते ही नहीं है, नहीं देखिए तो किसको नुकसान होगा, हमको तो नहीं होगा। ठीक है, नुकसान आपको होगा। आप लोग ही बोले कि सब्जेक्ट वाइज क्लासेस कीजिए, करवाइए, तो मैं तो करवा रहा हूँ, लेकिन आप क्लास को देख नहीं रहे, तो आपका प्रॉब्लम है। सारा चीज़ बना बनाया मिल जा रहा है, सिर्फ खाने के लिए है, तो भाई खाना तो खुद से पड़ेगा ना, बताओ। खाना तो खुद से पड़ेगा ना यार। तो आप लोग खाएं, आपके लिए बना बनाया मिल जा रहा है। ठीक है, बहुत ही मेहनत लग रहा है किसी भी कंटेंट को बनाने के लिए। एक कंटेंट के पीछे, ये जो कंटेंट बना है, इसके पीछे 4 से 5 घंटा का टाइम वेस्ट किया जाता है, समझे ना। और अभी के टाइम में इतना टाइम वेस्ट करना, ठीक है, आप लोग समझ ही रहे होंगे। आपके पीछे मैं टाइम दे रहा हूँ, तब आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को आप लोग सपोर्ट करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सके, पढ़ सके। ठीक है दोस्त, जितने सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट का चलेगा अभी, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।